हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है। जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। पाठशाला में पहली क्लास, पहले सोना न खरीदने की अपील, फिर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। कौन सी रिपोर्ट मिलते ही पीएम मोदी ने सोना महंगा कर दिया। अगर देश के सभी बड़े मंदिर अपना सोना सरकार को लोन पर दे दें तो क्या गजब हो जाएगा। भारत के हर घर में पड़ा है सोना। अगर लोग अपना गैर जरूरी सोना सरकार को ब्याज पर दे दें तो कैसे अमेरिका भी पीछे छूट जाएगा। जिस यूएई में सोने की खदान तक नहीं है, वो देश सोने का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडर कैसे बन गया, चौंकाने वाला चैप्टर आपको बताने वाला। विपक्ष पीएम मोदी के हर फैसले पर सवाल उठा देता है और कई बार तो विपक्ष को रिएक्ट करने में 1 घंटा भी नहीं लगता, जबकि पीएम मोदी के साथ ऐसा नहीं। नरेंद्र मोदी कोई फैसला या अपील करने से पहले उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद सही वक्त पर फैसला लेते हैं। चाहे उसमें कई घंटे लग जाए, कई दिन लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बार सोच समझकर ही मोदी फैसला करते हैं। पीएम मोदी कोई अपील या फैसला करने से पहले उसका कंप्लीट होमवर्क भी करते हैं और जब पीएम को भरोसा हो जाता है कि उनके उस फैसले या अपील से देश का भला होगा, देश के 140 करोड़ जनता का फायदा होगा, तो उसके बाद ही वो उस फैसले पर मुहर लगाते हैं। 11 मई से ही देश की ज्वेलरी इंडस्ट्री में भूचाल आया हुआ है। मोदी विरोधियों के द्वारा ये बातें फैलाई जा रही हैं कि पीएम मोदी ने बिना सोचे समझे ये सोना ना खरीदने की अपील कर दी। कई सराफा संगठन भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी को यह अपील करने से पहले कम से कम उनसे तो बात कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि ज्वेलरी इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। इससे करीब 50 लाख लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। आप समझिए कि पीएम मोदी की अपील के बाद सराफा कारोबारियों के चेहरे उतर गए हैं। बड़े बड़े ज्वेलरी शोरूम के मालिक माथा पकड़कर बैठ गए कि 1 साल तक वो कैसे सरवाइव करेंगे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। पीएम मोदी ने जनभागीदारी की जिस उम्मीद के साथ देश के 140 करोड़ लोगों से सोना ना खरीदने की अपील की, उस उम्मीद को कायम रखने के लिए अगर लोग मोदी का साथ देना शुरू करें तो क्या ही गजब हो जाए। आज का ये डिटेल आपको दिखाऊंगा कि कैसे देश की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है पीएम मोदी की इस अपील के बाद। हमारे घरों में महिलाओं के करीब 50% जेवर हमेशा तिजोरी में ही बंद रहते हैं और वो तभी निकलते हैं जब शादी ब्याह जैसा कोई खास मौका आता है। तो सोचिए कि अगर हम परिवार जिसमें सोना आपके पास जमा है, हर परिवार अपना गैर जरूरी सोना ब्याज पर सरकार को दे दे तो क्या होगा। इसका कितना बड़ा असर देश पर पड़ेगा, कैसे रातों रात भारत की किस्मत सोने की तरह चमकने लगेगी, आज ये आपको बताऊं। और इसी तरह अगर देश के सभी बड़े मंदिर अपनी तिजोरियों में रखे हजारों टन सोना सरकार को दे दे तो कमाल हो जाएगा। यह भी आज आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या कमाल हो सकता है। आज आपको यह भी बताऊंगा कि यूएई में जहां सोने की कोई खदान तक नहीं है, वो देश सोने का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड कैसे कर रहा है, सबसे बड़ा ट्रेडर कैसे बन गया। जब सोने के रेट से दुनिया में हाय तौबा मची हुई है, तब चीन दबाकर सोना क्यों खरीद रहा है। चांदी का क्या हाल है, क्या चांदी के रेट अभी भी कम नहीं होंगे। साथ ही बात होगी पीएम की पेट्रोल वाली अपील की भी। लोग ईवी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैक्सिमम इस्तेमाल शुरू कर दें तो भारत को कितना फायदा होने लगेगा, यह सब आज आपको बताने वाला। लेकिन पहले ये ट्रेलर। जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है। जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। 11 मई को पीएम मोदी ने देश की जनता से सोना ना खरीदने की अपील की और उसके 2 दिन के बाद यानी कि 13 मई को सोने पर भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई ताकि जो सोना पहले से महंगा है वो और महंगा हो जाए। पीएम मोदी ने क्या सोचकर किया, ये आगे आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन अभी देखिए कि सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ते ही सीएमएक्स यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने के दाम कहां से कहां पहुंच गए। मोदी सरकार ने सोने और चांदी पर इंपोर्ट टैरिफ 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया, जिसके बाद सोना चांदी की कीमत और ज्यादा बढ़ गई। मतलब जो सोना 1,50,000 से 1,55,000 के बीच में ट्रेड कर रहा था, उसके भाव तुरंत 1,60,000 प्रति 10 ग्राम पहुंच गए।
आज सुबह एमसीएक्स में 10 ग्राम सोने का दाम 1,62,758 रुपए था और 1 किलो चांदी का दाम 2,98,432 रुपए था। यानी मोदी सरकार के इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से सोना एक बार में ही करीब 10,000 रुपए महंगा हो गया। आमतौर पर संकट के दौरान सरकारें समस्याओं को खुलकर नहीं बताती। बड़े संकट को भी सरकारें बहुत हल्का करके बताती हैं ताकि लोगों में पैनिक ना फैले, अफवाह ना फैले और सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे, अनकंट्रोल ना हो जाए। लेकिन इस बार पीएम ने किसी संकट की वजह से सोना ना खरीदने की अपील नहीं की है, बल्कि उन्होंने यह अपील एहतियातन की है। यानी कि संकट आने से पहले ही सरकार जन भागीदारी के जरिए उससे निपटने की तैयारी कर रही है और वो तैयारी है कि विदेशी मुद्रा भंडार को खर्च होने से बचाया जाए, कैसे उसको बचाकर रखा जाए। लेकिन मोदी की अपील का असर क्या हुआ है यह आपको दिखाता हूं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत सारे लोगों ने पीएम की अपील का उल्टा मतलब निकाल लिया। लोगों को लगा कि अभी तो पीएम मोदी अपील कर रहे हैं, कहीं बाद में सोने के दाम बढ़ गए या सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा। इसलिए देश के कई हिस्सों में सोने की पैनिक बाइंग शुरू होगी। आप देखिए कि मोदी की अपील के बाद पिछले 2 दिनों में ब्राइडल ज्वेलरी की बिक्री में 15% से 20% की तेजी आ गई। जिनके घरों में 4 से 6 महीने बाद शादी होने वाली थी, उन्होंने पैनिक में आकर अभी से गहने खरीदने शुरू कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्वेलरी के बड़े शोरूम ने 25 लाख से ज्यादा का सोना बेच दिया है, जबकि मिड साइज की ज्वेलरी शॉप्स में 15 लाख से 18 लाख रुपए तक का सोना सेल किया जा चुका है। मुंबई के मशहूर ज्वेलरी बाजार में भी सोने की बिक्री 20% बढ़ गई है। ओवरऑल देखें तो पूरे देश में पिछले 2 महीने में सोने के गहनों की खरीद 20% तक बढ़ गई। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे जो बड़े शहर हैं उसमें पैनिक बाइंग देखने को मिली और इस दौरान हैवी ब्राइडल सेट्स की डिमांड सबसे ज्यादा हो गई कि भाई 2 महीने 4 महीने बाद शादी होने वाली है घर में, तो पता नहीं क्या होगा, अभी खरीद के रख लें। क्योंकि परंपरा के हिसाब से और जो सिस्टम कस्टम है उस कस्टम के हिसाब से आपको मजबूरन वो गहना देना ही पड़ता है। आपको देखना ही पड़ता है कि गहना हम अपने शादी ब्याह समारोह में एक दूसरे को देंगे ही, इसलिए लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया अभी से। मतलब लोगों ने पैनिक में आकर सोने के गहने खूब खरीदे, खासकर शादी ब्याह वाले जो परिवार हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीएम मोदी की अपील लंबे समय तक मानी गई तो सोने की डिमांड कम हो सकती है। कहा जाता है कि हमारे देश के मंदिरों और घरों में हजारों टन सोना पड़ा हुआ है। वैसे तो यह सोना किसी काम का नहीं है, बस रखा हुआ है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो क्या हो जाए वो आपको बताने वाला हूं। पहले देखिए कि हमारे देश के बड़े बड़े मंदिरों और घरों में कुल अनुमानित गोल्ड रिजर्व 50,000 टन है और इन सोने के भंडार का बड़ा हिस्सा भारत की अर्थव्यवस्था से बाहर है, क्योंकि वो उसमें आते ही नहीं, शामिल ही नहीं है। वो सरकारी खजाने में नहीं गिने जाते हैं, वो मंदिर के खजाने में गिने जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर पीएम की अपील पर देश के बड़े बड़े मंदिर अपने खजाने में रखा हुआ सोना भारत सरकार को एक स्कीम के तहत दे दे, जिससे उन मंदिरों की कमाई भी और भारत को सोना बाहर से खरीदना भी ना पड़े, तो आप सोचिए क्या हो जाएगा, क्या क्या हो सकता है। अब ध्यान से देखते रहिए, बता रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है। देश कहां से कहां पहुंच जाएगा, अमेरिका कहां रह जाएगा, चीन कहां छूट जाएगा। अभी भारत का गोल्ड रिजर्व 880 टन है, 880 टन। और केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर और वैष्णो देवी धाम जैसे जो बड़े मंदिर हैं, जानते हैं उनका कुल सोना उनके पास कितना है? करीब 4,000 टन। यह अनुमान है, सिर्फ हो सकता है इससे ज्यादा हो। अगर सरकार को यह सारा सोना मिल जाए, यानी कि सरकारी खजाने में सारा सोना आ जाए, तो भारत का गोल्ड रिजर्व 5,000 टन के आसपास हो जाए। जोड़ दीजिए आप कि 880 टन और उसके बाद जोड़िए कि अगर जो मंदिरों में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 4,000 टन मंदिरों में सोना पड़ा हुआ है, वो दोनों अगर मिल जाएंगे तो 5,000 टन नहीं हो जाएगा। अब सोचिए कि क्या हो सकता है, अभी देखते रहिए। यानी कि भारत का गोल्ड रिजर्व 4 से 5 गुना एकदम से बढ़ जाए, अचानक से बढ़ जाएगा और भारत दुनिया के टॉप गोल्ड होल्डिंग देशों में शामिल हो जाएगा। यानी कि भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास सबसे ज्यादा सोना रिजर्व में है। अभी अमेरिका के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, 8,000 टन से ज्यादा। इसके अलावा देखिए कि क्या फायदा होगा। भारत हर साल 700 से 800 टन सोना इंपोर्ट करता है, लेकिन मंदिरों से सोना मिलने के बाद भारत को कम से कम 4 से 5 साल के लिए सोना इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिजर्व इतना होगा। तो बाहर से सोना क्यों खरीदेंगे, और बाहर से सोना नहीं खरीदेंगे तो डॉलर भी नहीं देना होगा। अब इसका इंपैक्ट क्या क्या होगा यह भी आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन भारतीय रुपया भी 3 से 8% तक मजबूत हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड का रिजर्व बढ़ेगा,
इसकी एक अहम भूमिका होती है रुपया के कमजोर और मजबूत होने में। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 से 8% तक रुपया, हमारी करेंसी जो है, वो मजबूत हो सकता है। अगर मंदिरों ने साथ दिया तो भारत को 4 से 5 सालों में 300 से 400 बिलियन डॉलर की बचत हो सकती है, और शायद यही पीएम मोदी का गोल भी है। अब आप समझ रहे हैं कि पीएम मोदी ने जो अपील की है वो क्यों की है। भाई कोई सोच रहा था, कोई देख रहा था कि क्या होने वाला है, लेकिन लोग कहते हैं ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि दूर की बातों को समझते हैं, जानते हैं, इसीलिए पहले से प्लान करने लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारत सोने के मामले में 4 से 5 साल के लिए ही सही, लेकिन आत्मनिर्भर बन जाएगा। यानी भारत को विदेश से सोना मंगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन देश के बड़े बड़े मंदिरों के ट्रस्ट सरकार को सोना दे देंगे। यह होना इसलिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि भारत आस्था का देश है। मंदिर के कण कण से लोग आस्था रखते हैं। तो सोचिए, अगर मंदिरों से मिले सोने को सरकार पिघलाकर अपने काम में लेना शुरू करेगी तो लोग चुप नहीं रहेंगे, और इसका भारी विरोध हो सकता है, क्योंकि सनातनियों का एक बड़ा तबका मंदिरों को दान में मिले आभूषण को ईश्वर की संपत्ति मानता है। मंदिरों में कितना सोना पड़ा हुआ है और उससे कैसी काया पलट हो सकती है, यह तो पता आपको चल गया। लेकिन क्या आपको यह पता है कि हमारे देश में जहां हर घर की महिलाएं सोने के गहने पहनती हैं, शादी ब्याह में लाखों के गहनों से दुल्हन को सजा दिया जाता है, उस देश के घरों में कितना सोना तिजोरियों में धूल फाक रहा है, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आपकी दादी, नानी, मम्मी, चाची, बुआ, सब ने कितना सोना रखा हुआ है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत के घरों में पड़े गैर जरूरी सोने के गहनों को एक जगह जमा किया जाए अगर, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट गोल्ड होल्डिंग स्टॉक बन सकता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक भारतीय परिवारों के पास कुल 25,000 से 35,000 टन सोना मौजूद है। मंदिरों में मौजूद है 4,000 के आसपास, सरकार के पास 880, और जो हमारे आपके घर परिवार में मौजूद है, जो सिर्फ तिजोरी में आप रखते हैं या बैंक के लॉकर में रख लेते हैं, जरूरत पड़ने पर कभी उसको निकालकर पहन लेते हैं शादी ब्याह में, या बैंक के लॉकर में तो पड़ा ही रहता है, देखने भी नहीं जाते हैं, उसको अगर काउंट कर लिया जाए तो कुल मिलाकर 25,000 से 35,000 टन सोना मौजूद है हमारे पास। मतलब ये हमारे और आपके घर में, भारत के घरों में रखे सोने की कुल कीमत $5 ट्रिलियन से ज्यादा है। यह रकम देश की जो सालाना जीडीपी है उससे भी ज्यादा। हमारे देश की हर महिला को यह जानकर गर्व होगा कि अकेले भारतीय महिलाओं के पास दुनिया के कुल सोने का भंडार का लगभग 11% स्टॉक है। आपने कभी इस पे न सोचा होगा न विचार किया होगा कि आपके पास जो सोने के गहने पड़े हुए हैं, जो आपकी सास ने दिए हैं, जो आपकी मां ने दिए हैं, आपकी चाची ने दिए हैं, या आपने रखा हुआ है, जो पुश्तैनी रखा हुआ है, वो सब अगर उसका अगर एवरेज निकाल देंगे तो हमारे देश की महिलाएं सबसे ज्यादा अमीर हैं भाई। हमारे आपके घरों में पड़ा कुल सोना आरबीआई के गोल्ड रिजर्व से करीब 40 गुना ज्यादा है। मतलब गरीब है आरबीआई भी। हमारे घर की जो महिलाएं हैं उनके सामने आरबीआई अगर सोने के लिहाज से देखे तो गरीब है। अगर हर परिवार अपनी तिजोरी में रखा गैर जरूरी सोना, जो कि 10 से 20% ही अगर मान लिया जाए, वो अगर सरकार को ब्याज पर दे दे तो भारत का गोल्ड रिजर्व 4 से 8 गुना और बढ़ जाएगा। यानी कि भारत का गोल्ड रिजर्व 880 टन से बढ़कर करीब 8,000 टन हो सकता है, यानी कि अमेरिका के गोल्ड रिजर्व के बराबर हो जाए। और अगर लोग अपने घरों का 50% गैर जरूरी सोना सरकार के पास जमा कर दें तो भारत दुनिया के टॉप 3 गोल्ड होल्डिंग देशों में शामिल हो जाए। अब सोचिए कि क्या चमत्कार कर सकते हैं आप। अगर जिस दिन आप चाह लें कि देश को सोने की तरह चमकाना है और आपने कमर बांध ली, तैयारी कर ली और सरकार की इस स्कीम में आप शामिल हो जाते हैं, तो सोचिए कि देश कहां से कहां पहुंच जाए। आप जरूर सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो सरकार को ऐसी कोई स्कीम ले आनी चाहिए थी जिससे कि लोग अपना सोना सरकार को रेंट पर दे देते और सरकार को उससे देश की अर्थव्यवस्था सुधारने का मौका भी मिल जाता, मदद भी मिल जाती। तो आपको एक बात बता देता हूं, शायद आपको पता हो कि नहीं पता हो, आप इतनी नजर रखते हैं कि नहीं रखते हैं, लेकिन मोदी सरकार ऐसी एक स्कीम 2015 में ही लेकर आ गई थी। यानी कि 2014 में मोदी की सरकार बनी और 1 साल के भीतर ही मोदी ये स्कीम लेकर आ गए थे। आज हम लोग 2026 में खड़े हैं। 11 साल पहले लेकर आई थी सरकार एक स्कीम।
सरकार ने GMS यानी कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लॉन्च की थी, लेकिन लोगों ने इस स्कीम में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई। आप देखिए कि 2015 से अब तक सिर्फ 39 टन सोना लोगों ने जमा किया है इस स्कीम के तहत। लोगों को यह डर रहता है कि उनके गहने सरकार के पास अगर चले जाएंगे तो वो पिघला सकती है और गहनों के रूप में उनके पुरखों की जो विरासत है वो खत्म हो जाएगी। नहीं रहता है कि दादी कहती है कि नहीं 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 हम नहीं देंगे, वो हमारी पुतौह होगी उसके लिए रखे हुए हैं, नतनी की जो शादी होगी उसमें देंगे। होता है ना, आपके घर में भी होता होगा। तो उनको डर रहता है कि अगर सोना निकल जाएगा घर से, सरकार के पास जमा कर देंगे तो सरकार क्या कर लेगी क्या पता। और इसी डर को दूर करने के लिए सरकार ने 2025 में इस स्कीम में बदलाव भी कर दिया था भाई, लेकिन फिर भी रिजल्ट वो नहीं मिला जो सरकार चाह रही थी। पीएम मोदी ने लोगों को सोना खरीदने से इसलिए मना किया है क्योंकि भारत को अपनी खपत का 99% सोना विदेशों से खरीदना पड़ता है। यानी आप जो सोना और सोने के गहने खरीदते हैं वो विदेशी सोना ही होता है। उसे पहले सरकार खरीद कर भारत लाती है, फिर ज्वेलरी कंपनियों के जरिए वो आपके घर तक पहुंचती है। और सोना जो आप पहनते हैं वो ज्वेलरी की जो शॉप्स जहां पर आप जाते हैं वो लोग उसको बनाते हैं, मेकिंग चार्ज देते हैं, आपको दे देते हैं। आप घर लेकर चले जाते हैं, फिर सोचते हैं कि अब आपने कभी देखा है कि कभी आपके घर का जो सोना है जरूरत पड़ने पर भी कभी आप निकालते हैं? बहुत ज्यादा जरूरत पड़े मतलब कोई उपाय ही नहीं है। अब घर में खाने के लिए खाना ही नहीं है, इलाज के लिए पैसा ही नहीं है, बेचने के लिए जमीन भी नहीं है, तब जाकर लोग सोना घर से निकालते हैं। नहीं तो सोना पड़ा रहता है, कई पुश्तों का सोना पड़ा हुआ होगा आपके घर में, आपके बच्चों को पता भी नहीं होगा। लेकिन ये देश के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है आज आपको बता रहा हूं। भारत अपना सबसे ज्यादा सोना स्विट्जरलैंड से खरीदता है, उसके बाद यूएई से, उसके बाद यूएई जो देश है, इसीलिए आपको बता रहा था मैं कि कैसे दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडर हो गया, वो बताऊंगा अभी आपको। लेकिन समझिए कि यूएई से भारत सोना खरीद रहा है, लेकिन यूएई एक ऐसा देश है जहां पर सोने की खदानें ही नहीं है। मतलब वहां कोई ऐसा खदान नहीं है जहां सोना निकल रहा है, फिर भी यह देश सोने की इंटरनेशनल मंडी बना हुआ है, सबसे बड़ा हब बना हुआ है, सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। सोने के कारोबार में यूएई दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिजिकल गोल्ड ट्रेडिंग हब बना हुआ है, जबकि पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड आता है। 2024 में यूएई ने $170 बिलियन के सोने का ट्रेड किया। यूएई मुख्य रूप से रॉ गोल्ड यानी कि कच्चा सोना आयात करता है। इसके बाद यूएई में उस रॉ गोल्ड को रिफाइन करके जेवर बनाए जाते हैं। 2024 में यूएई ने अफ्रीका से सबसे ज्यादा 748 टन सोना आयात किया था और इसी साल यूएई कुल 1392 टन सोना इंपोर्ट करके दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर भी बन गया। यूएई के सोने का सबसे बड़ा कस्टमर भारत ही है और इसीलिए यूएई के शहर दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। टैक्स फ्री पॉलिसी, जियोग्राफी, लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और डीएमसीसी की वजह से दुबई आज ग्लोबल गोल्ड का क्रॉस रोड बन गया है। पीएम मोदी की अपील और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद आशंका जताई जा रही है कि अब भारत में सोने की बिक्री कम हो जाएगी। लेकिन आप देखिए कि भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं बढ़कर आभूषण, परंपरा और बुरे वक्त में काम आने वाली संपत्ति मानी जाती है। और ये एक इमोशन है, जो सोने के गहने आप खरीद कर ले जाते हैं ना, ये इमोशन हो जाता है। बेटे को देना है, बेटी को देना है, बहू को देना है, पोते को देना है, इमोशनल है ये। और इसीलिए लोग अपना गहना घर में एक बार खरीदने के बाद उसे निकालते नहीं, चाहे वो पड़ा ही रह जाए। शादी हो, ब्याह हो, त्योहार, परंपरा, निवेश में गोल्ड की अहम भूमिका रहती है। इसलिए देश में हर साल करीब 700 से 800 टन सोना खपत हो जाता है भाई। अभी कुछ महीने बाद धनतेरस आने वाला, आप देखिएगा कि मार्केट में कितनी भीड़ रहती है, आपको पता ही होगा। वहां सोना खरीदने के लिए, इतना महंगा सोना खरीदने के लिए लोग लाइन में लगे रहते हैं। बिल बनवाने के लिए लंबी लंबी 2-2 घंटे की लाइन लगती है। तब सोने की सबसे ज्यादा खरीदारी होती है और सबसे ज्यादा लोग इसे खरीदने के लिए बाजार में निकलते हैं। लेकिन इस बार देखना होगा कि लोग धनतेरस पर सोना खरीदते हैं या फिर पीएम की अपील मानकर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का रुख करते हैं। इधर भारत अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाने में जुटा हुआ है। पिछले 3 साल में भारत ने अपना गोल्ड रिजर्व करीब 380 टन बढ़ाया भी है। लेकिन चीन पर सोने की ऐसी सनक सवार हुई है कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि चीन ने क्या कर लिया है। आप देखिए कि चीन के पास कुल गोल्ड रिजर्व 2305 टन है। अभी पिछले महीने अप्रैल में चीन ने 8 टन सोना खरीदा, यानी कि चीन चुपके चुपके केवल सोने का भंडार ही नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि वो इसके लिए अपने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड जो है उसको भी बेच दे रहा है। सोने के साथ साथ
चांदी भी चमकती जा रही है। 2025 के दिसंबर महीने तक चांदी की कीमत दोगुनी से ज्यादा हो गई। चांदी में यह तेजी सोने से भी ज्यादा रही। पिछले साल 11 महीने में चांदी ने जो रिटर्न दिया है, सोना पूरे एक साल में भी नहीं दे पाया। 2025 के जनवरी से लेकर नवंबर तक चांदी का रिटर्न करीब 100% रहा। 1 जनवरी 2025 को चांदी की कीमत लगभग 93,500 रुपए प्रति किलो थी, लेकिन 29 दिसंबर 2025 तक चांदी की कीमत 2,35,440 रुपए पहुंच गई। वहीं साल 28 जनवरी तक चांदी अपने पीक पर थी, यानी कि चांदी की कीमत 3,85,000 प्रति किलोग्राम पहुंच गई थी। चलिए अब इसी खबर का चैप्टर 2 पलटते हैं, यानी कि दूसरा चैप्टर आपको दिखाता हूं। मोदी की नेशन फर्स्ट अपील का इतना तगड़ा असर हो रहा है कि आप हैरान हो जाएंगे। कल भी मैंने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी। कल भी मैंने आपको बताया था कि मोदी ने जो अपील की है उससे क्या क्या हो रहा है। कि बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री अपनी गाड़ियों को कम कर दे रहे हैं, अपने काफिले को छोटा कर दे रहे हैं। पीएम मोदी के काफिले में आज भी सिर्फ 2 गाड़ियां ही दिखाई दी। कई लोग कल कह रहे थे कि अरे आज तो दिखाने के लिए मोदी जी ने शूट करवा लिया होगा। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का कंसर्न है ये कि क्या ये सुरक्षा के लिए चुनौती तो नहीं है। देश के लोग आज बात कर रहे हैं कि भाई सब बातें तो ठीक है, लेकिन मोदी जी सिर्फ 2 गाड़ी लेकर मत घूमिए। आपका सुरक्षित होना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन पीएम मोदी की इस मैसेजिंग का असर यह हो रहा है कि मंत्री संतरी समेत तमाम आम जनता पेट्रोल की बचत का संकल्प धीरे धीरे अब लेने लग गई। पीएम मोदी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने काफिले में कटौती कर दी है। राजनाथ सिंह छोटे काफिले के साथ दिल्ली से जोधपुर के लिए रवाना हुए। उनके काफिले में सिर्फ 4 गाड़ियां थी जब वो जोधपुर के लिए जा रहे थे, जबकि पहले देश के रक्षा मंत्री का काफिला इससे कई गुना बड़ा हुआ करता था। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को देखिए, उन्होंने भी अपने काफिले की गाड़ियों को कम कर लिया है। यह फैसला उन्होंने पीएम की अपील के बाद ही लिया है और ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके काफिले में मात्र आज 2 ही गाड़ियां दिखाई। इधर मंत्रियों ने काफिला कम किया तो उधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपनी गाड़ी ही छोड़ दी। बीकानेर रेलवे स्टेशन पहुंच गए वो। अर्जुन मेघवाल ई रिक्शा में बैठकर वहां पर पहुंचे और अपने घर तक ई रिक्शा में ही गए। आपको बता दें कि अर्जुन मेघवाल के काफिले में पहले से इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं वो हैं, मौजूद हैं। अब पीएम मोदी की अपील के बाद उन्होंने तय किया है कि वो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए सिर्फ ई वाहनों से ही दौरा किया करेंगे। गुजरात के राज्यपाल ने भी आज पीएम मोदी की अपील के बाद प्रोटोकॉल तोड़ दिया। उन्होंने दिल्ली से कुरुक्षेत्र आज उनको जाना था, पहुंचना था, जो कि बाय एयर था उन्हें पहुंचना, लेकिन वो हवाई यात्रा छोड़कर ट्रेन से कुरुक्षेत्र पहुंचे। ट्रेन से उतरने के बाद गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने साइकिल की सवारी भी। उनका पूरा काफिला साइकिल पर सवार था। क्या आप देख रहे हैं, सब साइकिल पर, पीए, सिक्योरिटी गार्ड्स, जितने अधिकारी उनके साथ चल रहे हैं सब साइकिल पर चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि साइकिल की रैली निकल रही है, लेकिन ये साइकिल रैली नहीं निकल रही है। ये दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की देश से, उसकी बानगी दिखाई दे रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुजरात के राज्यपाल साइकिल से चल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मोदी की अपील को फॉलो किया है। उन्होंने तो विधानसभा पहुंचने के लिए कार नहीं बल्कि बाइक का इस्तेमाल कर लिया। ये देखिए, बाइक से पहुंचे। आज हेलमेट वेलमेट लगाकर अच्छे से बढ़िया से देवेंद्र फडणवीस बाइक से पहुंचे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पेट्रोल बचाने की मुहिम में शामिल हुई। उन्होंने दिल्ली वासियों से इससे जुड़ी अपील की। यह अपील क्या है आपको बताऊंगा, पहले आप देखिए कि खुद रेखा गुप्ता ने कैसे इस अपील पर अप्लाई करते हुए इस अपील को फॉलो किया और उनकी कार का काफिला अब जो 13 से घटकर सिर्फ 4 रह गया है वो देख लीजिए एक बार। ये तस्वीर है। 13 गाड़ियों का काफिला दिल्ली की मुख्यमंत्री का हुआ करता था, लेकिन 4 गाड़ियों में अब वो चलने लग गई है, यानी कि करीब 60% तक की कमी उन्होंने अपने काफिले की गाड़ियों में कर दी है। दिल्ली सरकार ने आज पीएम मोदी की अपील के बाद कई बड़े फैसले किए। सीएम रेखा गुप्ता ने मीटिंग में फैसला किया कि सरकारी कर्मचारी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली सरकार अगले 6 महीने नई गाड़ी नहीं खरीदेगी। सीएम, मंत्री और अधिकारी हर सोमवार को मेट्रो से दफ्तर जाया करेंगे। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के तेल खर्च में 20% कटौती की जाएगी। 50% सरकारी मीटिंग अब ऑनलाइन ही होगी। सीएम काफिले की गाड़ियां 14 थी, जो 13 से 14 हुआ करती थी, उसे घटाकर 4 कर दी गई है। मंत्रियों अधिकारियों के दौरे रद्द कर दिए गए हैं। विदेश यात्राओं पर रोक लगा दी गई है। अगले 3 महीने तक दिल्ली सरकार कोई भी बड़ा इवेंट नहीं करने वाली है। 15 मई से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान भी शुरू किया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। सरकारी दफ्तरों में एसी को 24 से 26 डिग्री पर सेट किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 24 से 26 डिग्री पर अगर आप एसी को सेट कर लेते हैं तो आपका जो बिल है वो आधा हो जाता है। मॉल्स में मेड इन इंडिया कॉर्नर बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार सिर्फ मेड इन इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है उसको ही प्राथमिकता देगी। सरकारी स्कूलों के साथ होने वाली बैठक ऑनलाइन होगी। प्राइवेट संस्थानों से भी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है दिल्ली सरकार की तरफ से।
कोर्ट और यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन सिस्टम अपनाने की अपील की गई है। जनता से नो व्हीकल डे मनाने की अपील की गई है। यह सब दिल्ली सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद पहल की गई है। तो ये रेखा गुप्ता की तरफ से तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री ने जो देश से अपील की है, उस अपील को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, घर घर तक पहुंचाए, उसके लिए उन्होंने ये तमाम तैयारियां की है। पीएम मोदी की अपील के बाद त्रिपुरा सरकार ने भी सरकारी खर्च कम करने के लिए कई बड़े फैसले लिए। त्रिपुरा सरकार ने कर्मचारियों के लिए 50% वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया है। यह नियम ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है। त्रिपुरा सरकार ने संस्थाओं से भी वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील की। वहीं चंडीगढ़ के अधिकारी भी बुधवार को सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पेट्रोल की खपत को कम करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने एक बड़ा फैसला ले लिया। अभी 2 दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने काफिले को लेकर खूब चर्चा में थे। पीएम मोदी की अपील के बाद भी उनके काफिले में 19 गाड़ियां दिखाई दे रही थी। मगर अब शायद दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की तरह बिहार के सीएम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज समझ चुके हैं। तो आप देखिए कि आज उनके काफिले में सिर्फ 3 गाड़ियां दिखाई, यानी कि 19 से सीधे 3 गाड़ी पर आ गए। गजब है, शानदार, इसे बोलते हैं एकदम आसमान से जमीन पर आना। खैर, अच्छा भी है। इस तरह की सुर्खियां बनने के बाद अगर मुख्यमंत्री को सजग वो महसूस करते हैं, सजग होना भी चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री कोई मैसेज दे रहे हैं तो भाई उसको अपनाना है। उसको सुनने में और अमल करने में इतनी देर क्यों करनी है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए सम्राट चौधरी, आखिरकार उन्होंने अपने काफिले से गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। प्रधानमंत्री की जो अपील है उसको उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया है। पीएम की अपील नहीं मानने वालों पर बीजेपी सख्त भी नजर आ रही है और बीजेपी ने कहा भी कि सख्ती बढ़ती जाएगी। मध्य प्रदेश के भिंड के किसान मोर्चा के नए जिला अध्यक्ष सज्जन सिंह यादव हैं। 100 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले लेकर पहुंच गए थे। इस दौरान एक गाड़ी में तो डीजे भी लगा हुआ था। मतलब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि डीजल बचाइए, पेट्रोल बचाइए, ईंधन ज्यादा खर्च मत कीजिए, और इधर देखिए, मतलब देश में गजब गजब लोग हैं। यह वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी ने इस पर एक्शन भी ले लिया। उन्हें पद से हटा दिया गया है। बीजेपी ने कहा कि भाई नहीं चाहिए ऐसा नेता, हटाओ इनको। क्या करेंगे ऐसे नेताओं को रख के जो पहले अपने बारे में सोचते, अपना भौकाल टाइट रहे वो देखते। भाई जनता के बारे में सोचिए। जो प्रधानमंत्री जनता के बारे में सोच रहे हैं, आगे संकट हो जाए, कोई कैसी परिस्थिति आ जाए, उससे निपटने के लिए पहले तैयारी चल रही है और इनको अपना भौकाल टाइट रखना है। भाई गजबे गजबे लोग हैं। पीएम ने पेट्रोल बचाने की अपील इसलिए की है ताकि दाम स्थिर रहे और लोगों को आने वाले दिनों में परेशानी ना हो। आप देखिए कि आरबीआई भी कह चुका है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो तेल की कीमतों में बढ़ोतरी तय है। आरबीआई गवर्नर ने स्विट्जरलैंड में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार अभी तक ईंधन की कीमतों को नियंत्रण में रखे हुए है और उसकी कोशिश भी की जा रही है, लेकिन हालात ज्यादा बिगड़ने पर आम लोगों पर इसका असर पड़ सकता है। भारत तेल, गैस और फर्टिलाइजर के लिए काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है। ऐसे में अगर सप्लाई प्रभावित होती है या फिर कीमतें बढ़ती हैं तो भारत पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। अगर संकट जल्दी खत्म नहीं हुआ तो सरकार को पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों से वसूलना पड़ सकता है, यानी कि आने वाले समय में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है।